मेरा नाम दीपू। दोस्तों, मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान औरत थी। वह मुझसे बस 4-5 साल ही बड़ी थी। माँ बाप के मौत के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ इतना प्यार क्यों करती है। यह राज तब खुला जब एक रात चाचू घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई। कहने लगे कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है। एक ही बिस्तर में चाची के साथ सोना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। दोस्तों, आपको बता दें, मेरे माँ बाप के मौत के बाद चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का सुनी मोरल स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर लिए हों तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि मैं देखने में बहुत स्मार्ट था और मैं रेडी होकर उस दिन मार्केट भी गया था। तो चाची को मैं बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इसलिए मुझे गले लगाया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू किया, तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थीं। इस वक्त चाचा घर पर नहीं थे। वह अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज का रूटीन हो गया था कि चाचू के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक बदलाव कर लिया था। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची मोटी औरत थी। मोटापा उन पर बहुत जचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नजर आता था। उस रात चाचू ने फोन किया कि आज रात वह घर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे शहर से 400 किलोमीटर वह दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचू आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जब चाची ने सुबह तक मेरे माँ बाप की मौत कुछ वर्ष पहले हुई थी, उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचू थे, या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरी चाची की उम्र भी बहुत बड़ी नहीं थी। वह सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। चाचा की शादी होते ही दादा दादी की मौत हो गई। मेरी कोई फूफू नहीं थी। मेरा बाप और मेरे चाचू 2 ही भाई थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास पास हो गया था। चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सके। खाली 4 दीवार का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का यह कहना था कि मेरे चाचू भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसे इसकी खाला के हवाले कर दो। हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा। चाचा की यह बात सुनकर मेरी चाची ने चाचू से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वह इसकी देखभाल करें। ये सुना था कि मुझे अपनी बसी पर और ज्यादा रोना आ गया। मेरी जिंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचू के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुद के लिए ये जुल्म ना करें। वह पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचू कहने लगे कि तुम नहीं जानती,
मेरा कारोबार मुनासिब है। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। मैं भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम यह घर किराए पर तो चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहब की जो दुकान है उसे भी किराए पर दे देंगे, और जो कुछ किराया आएगा इसे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा और वह आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। ये बात सुनकर चाचू खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नाकवारी के तासुर अभी भी वैसे की वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरे का था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचू ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे। स्कूल में भी दाखिल करवा दिया, लेकिन मैं बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा था। ना ही मेरी पढ़ाई में दिल लगता था और न किसी और चीज में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कम में चाची आई और मुझे यूं रोता हुआ देखकर अपने साथ लगा लिया और तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफर कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज हो रही थीं। मैं फौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे से नजरें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूं। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीबो गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा ली। मैंने कहा, नहीं मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची घर के सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची मैं ठीक हूं, जो कुछ हो चुका है मैं इस बात को भूल चुका हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाए। मेरे बिगड़े हुए रवैये को देखकर वह फौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने नहीं, मैं सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचू की हैसियत देखकर ही खाना बनाए, जो पके मैं खा लूंगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज हो गया था कि मेरे बाप माँ जिंदा नहीं है और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देता हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचू घर आए, बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या जरूरत है ये सब बनाने की? मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटाकर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचू करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचू से कहने लगी कि यह मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया समीर के घर और दुकान से आता है, उन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे चाचू भड़कने लगे। अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर यह भतीजे के पैसों की बनी है, तो फिर मैं क्यों खाऊं? ये कहकर वह फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? मैंने कब आपसे कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते? आपने पैसों का बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचू वहां नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेताब हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनका तो रोज का तमाशा है, तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। यह कहकर चाचा ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना दिल करते हुए भी मैंने वह खा लिया।
फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। यह कहकर वह मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वह यह थी कि वह एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुस्कुराते हुए टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नजरों से अजीब से उलझन हो रही थी। हालांकि वह मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर भड़कने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो, और यह भी कहने लगे कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है। मेरी उम्र 17 साल की बजाय 25 साल की लगती है। अपनी खानदान में सबसे ज्यादा कदकाठ और खूबसूरत भी मैं ही था। मेरी चाची देखने में खूबसूरत थी, लेकिन चाचू आम शक्ल और सूरत के मालिक थे। चाचू बहुत तेज थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाचा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कशीद का माहौल रहता था। चाचू जब भी घर आते तो बात बात पर चाचा से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैं अपने बाल पहुंच रहा था। इस वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चाची, जो आप रोज बनाती है वही ठीक है। ये कहकर मैंने अपना सर तौलिया से पहुंचना शुरू कर दिया। मेरे बाल अब भी गिले थे कि तो मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंगाल करने लगा, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वह कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया पकड़ा और मेरा सर साफ करने लगी। मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करें। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाजा खुला और सामने चाचू खड़े थे। ये सब देखकर तो उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। चाचू चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर वह चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं सर खुद भी साफ कर सकता हूँ, आप जाकर चाचू को नाश्ता दे। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किया ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचू चाची के साथ लड़ रहे थे। वह कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो, कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वह जवान जहां लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में जाती हो और उसके वह काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे भी नहीं किए। इसके बाद चाचू ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तो मैं सोच बुझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचू झूठ बोल रहे हैं। जो वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब, दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर यह फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने तो मेरे पैरों की नीचे की जमीन ही निकाल दी। रात को रोज रात चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, यह खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज ही वह बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताजा होने के बजाय मैं और भी ज्यादा खुद को अंदर से बोझ महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी। कहने लगी कि यह मत समझो कि तुम्हारे चाचू के पैसों का है, ये तुम्हारे पापा के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो शाबाश पियो। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती। मजबूरन ही मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जगाकर पढ़ूं। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था,
मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरे आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे काबू में ना थीं। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीबो-गरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद इस कैफियत को लफ्ज नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद में मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज मुझे आ रही है। दबी दबी थी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की। मुझे समझ ना आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने से कांसी थीं। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझ था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब नहीं थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत में डाल दिया वह यह थी कि बेड की चादर एक तरफ से उलझी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में समेटा हो। मेरा सिर अभी भी नींद से भारी था, लेकिन यह दृश्य मुझे पूरी तरह से जगा चुका था। मैंने वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से चेहरा धोया और वापस कमरे में आया तो देखा बेड के किनारे पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था। यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह एक लड़की का टॉप्स था, लेकिन मेरे कमरे में यह कैसे आया? मैंने टॉप्स को उठाया और उलझन में डूबा हुआ उसे देखता रहा। तभी दरवाजा खुला और चाची तेज कदमों से कमरे में आ गईं। मैंने तुरंत टॉप्स को अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। जी चाची, कहिए, मैंने सहजता से पूछा, जबकि मेरे भीतर हलचल मची थी। चाची थोड़ी परेशान दिख रही थीं। उनके गीले बालों से लग रहा था कि वह अभी नहाकर आई हैं। वह बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन चाची जिद पर अड़ी रहीं। नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे, मैं कर देती हूं। उनकी इस चिंता पर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने धीमे से कहा, चाची, रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। किताबें इधर उधर बिखरी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। वह ठंडी आवाज में बोली, हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी। तुम गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल दौड़ने लगे। मैं सोच रहा था कि चाची के कान की तरफ क्यों देख रहा हूं, और तभी मेरी नजर उनके कानों पर गई। उनके एक कान में टॉप्स था, जबकि दूसरे कान में नहीं। मैंने साहस जुटाकर पूछा, चाची, आपका टॉप्स कहाँ है? चाची ने तुरंत अपने कान को छुआ और थोड़ी घबराहट में बोली, पता नहीं, शायद कहीं गिर गया होगा। घर में कोई काम वाली भी तो नहीं आती, तो चोरी का तो सवाल ही नहीं। मैंने अपनी हथेली उनकी ओर बढ़ाई, जिसमें उनका टॉप्स रखा हुआ था। वह चुप हो गईं। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक दिखी। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी हथेली से टॉप्स लिया, लेकिन उनकी आंखें मुझसे नजरें चुराने लगीं। उस पल कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। एक रहस्यमयी खामोशी जो हमारे बीच पसर गई थी। चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ये भी नहीं कि टॉप्स मेरे पास कहां से आया या मैंने उसे कहां पाया। वह चुपचाप टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था, ये सब क्या था? इस घटना के बाद मैंने चाची से और भी ज्यादा दूरी बनानी शुरू कर दी। उनके साथ हर मुलाकात अब अजीब महसूस होती थी। कुछ ही हफ्ते बीते होंगे कि चाची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें जो भी खाती पीती हजम नहीं हो रहा था। पूरे दिन वह बिस्तर पर पड़ी रहती और चाचू भी इस वजह से परेशान रहने लगे थे। चाचू अक्सर कहते, तुम्हें पता है ना, जब तुम बीमार होती हो तो मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन चाची हर बार मना कर देती, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, घर के टोटकों से ही ठीक हो जाऊंगी। 3 दिन बीत गए, लेकिन उनकी हालत और खराब होती गई। मैंने भी कहा, चाची, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं, लेकिन वह अड़ गईं कि उन्हें कहीं नहीं जाना। जब और कोई रास्ता नहीं बचा तो चाचू ने उन्हें जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जब वह डॉक्टर के पास से लौटे तो चाचू का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने सहन में ही चाची पर बरसना शुरू कर दिया। मुझे सच बता, तूने यह गुनाह कब किया? तू कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाचू इतना गुस्से में क्यों थे। चाची, जो पहले ही अपनी बीमारी से कमजोर हो चुकी थीं, अब और भी बेजान सी दिखने लगीं। मैंने कहा, चाचू,
आपको नजर नहीं आ रहा कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे डांट रहे हैं? मेरी बात सुनते ही चाचू ने गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेरा सिर झंझना गया। फिर वह चीखते हुए बोले, सारे फसाद की जड़ तू है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी चाची के साथ ऐसा करने में? ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने घबराकर कहा, आप क्या कह रहे हैं? चाचू ने तमतमाते हुए कहा, ये पंगेट है, तू अपनी चाची के साथ। उनके शब्द सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने चुपचाप एक कदम पीछे लिया। मेरे कानों में गूंज रही थी वह आवाज जो सब कुछ तहस नहस कर चुकी थी। आपकी बीवी है चाचू, मैंने कांपते हुए कहा। अगर वह उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। सालों से आप दोनों बेऔलाद थे और अब अगर भगवान ने आपको इस नेमत से नवाजा है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मगर आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, और वह भी मुझ पर। होश में हैं आप? ये मेरी चाची हैं। मैं ऐसा कोई गुनाह कैसे कर सकता हूं? उन्होंने हमेशा मेरे लिए मां का दर्जा रखा है। मेरी बात सुनते ही चाचू का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा, मैं एक बांझ मर्द हूं, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये औरत सिर्फ तुम्हारी चाची है, तुम्हारी मां नहीं। मेरे सामने मासूम मत बनो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इस औरत को अब मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया हो। चाचू ने जो शब्द बोले उनकी गूंज मेरे कानों में रह गई थी। ये वही शब्द थे जो मैंने बचपन में सुने थे जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। तब भी चाचू ने चाची पर यही इल्जाम लगाया था, लेकिन तब मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि वह गुस्से में कह रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं अभी उन पुरानी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि चाचू ने अचानक से चाची को तलाक देने का ऐलान कर दिया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, निकलो यहां से तुम दोनों। चाचू ने मुझे और चाची को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थीं और मैं पूरी तरह से स्तब्ध था। वह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं या कोई सवाल करूं, इसलिए मैंने उन्हें अपने घर ले जाने का फैसला किया। मैंने अपने घर के किराएदारों को 2 दिन का वक्त दिया कि वह घर खाली कर दें। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो मैं चाची के साथ कमरे में बैठा, पर समझ नहीं पा रहा था कि बात कहां से शुरू करूं। लंबे समय तक खामोशी छाई रही। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आपने ये सब क्यों किया? शायद आप मुझे नशे का दूध पिलाकर गुनाह करती थीं। मैं मानता हूं कि आप मेरी मां नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको उसी दर्जे पर रखा था। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मुझे बस अजीब सी नजरों से देख रही थीं, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। किराएदार जा चुके थे और अब इस खाली घर में सिर्फ मैं और चाची रह गए थे। मैंने चाची से कहा, इस गुनाह को अपने वजूद से मिटा दो, क्योंकि मैं अब किसी भी रिश्ते को नहीं जानता और न ही मानता हूं। उस वक्त चाची ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 9 महीने यूं ही बीत गए और मैं खुद को इन उलझनों से निकालने की कोशिश करता रहा। फिर जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट के नतीजे ने साबित किया कि बच्ची चाचू की ही थी। उसी दिन चाची ने मुझसे सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा, मेरा पति बांझ था, लेकिन उसका इलाज संभव था। बावजूद इसके वह इलाज नहीं करवा रहा था। फिर मैंने चोरी छिपे उसे हकीम की दवा देनी शुरू की। वह दवा उसे बेकाबू कर देती थी और इसीलिए मैं तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर न निकलो। ये बच्चा मेरे पति का ही है, वह बोली। अगर मैंने पहले उसे यकीन दिलाने की कोशिश की होती तो वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। इसीलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि बच्ची उसकी है और उसे डीएनए टेस्ट करवा लेने को कहा। अगर यह उसका बच्चा नहीं होता तो वह मुझे तलाक दे देता, और अगर यह उसकी औलाद निकली तो वह मुझे अपना लेगा। चाची की बातों ने मुझे उस दिन की याद दिला दी जब चाचू ने गुस्से में कहा था कि वह तभी तलाक देंगे अगर औलाद उनकी न हो। अब जब साबित हो चुका था कि बच्ची उनकी ही है, तलाक का सवाल ही नहीं उठता था। चाचू वापस चाची को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने बाप की दुकान भी संभाल लूंगा,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी और आजमाइश में पड़े। चाची ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है। उस दिन जो टॉप्स गिरा था वह शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा। अब सब गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। उनकी बातों में सच्चाई और दुहक का मेल था, लेकिन मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने घर में ही रहूंगा। चाची की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद यही सही था। जो भी हो, अब मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया था। इसके बाद मैंने चाची से और कुछ नहीं पूछा। सब कुछ जैसे अपने आप में सुलझ गया था, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई थी। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे चाचा और चाची के रिश्तों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे जो मुझे बार बार परेशान करते थे। क्या चाची सच में मुझे अपना बेटा मानती थी? क्या चाचू के साथ उनका रिश्ता अब वैसा ही रहेगा जैसा पहले था? चाची ने अब खुद को संभाल लिया था और चाचू भी उन्हें वापस घर ले आए थे। घर में थोड़ी सी शांति वापस आई, लेकिन मैं जानता था कि सब कुछ पहले जैसा नहीं था। मैं खुद को उनके रिश्ते से पूरी तरह से अलग कर चुका था, लेकिन फिर भी उनके बीच की खामोशी ने मुझे परेशान कर दिया। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो अचानक चाचू मेरे पास आए। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक नजदीकी दर्द था। उन्होंने मुझे घेरते हुए कहा, तू जानता है बेटा, तुम्हारी चाची ने सब कुछ किया था मेरी खुशी के लिए। वह सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। हम दोनों अलग रास्तों पर चलने लगे हैं। मैंने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, चाचू, मैं समझता हूं, हर रिश्ता कभी न कभी अपनी दुविधाओं से गुजरता है, लेकिन यह जो सब कुछ हुआ वह बहुत बुरा था। ये सब सिर्फ हमारी गलतफहमियों की वजह से था। चाचू ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच तो ये है कि मैं भी अपने अंदर की सच्चाई को समझ नहीं पाया था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि कोई मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ हो रहा था वह तो मेरे ही अज्ञान की वजह से था। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उनका गुस्सा और नाराजगी अब ठंडा हो चुका था। शायद उन्होंने भी अब समझ लिया था कि जिन रिश्तों को वह तोड़ना चाहते थे वे रिश्ते कभी पूरी तरह से नहीं टूट सकते थे। मैंने चाचू से कहा, चाचू, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने गुस्से और घृणा को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। चाचू ने सिर झुकाया और फिर उठते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो बेटा। अब मैं और तुम्हारी चाची फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। मेरे मन में एक हल्का सा सुकून आया। अब मुझे लग रहा था कि रिश्ते फिर से बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें समय और समझ की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद चाचू और चाची के रिश्ते में सुधार आया। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने पुराने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। मैंने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया ताकि वे अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकें। मैं जानता था कि अब मुझे खुद की जिंदगी जीने का वक्त आ चुका था। कहानी का यह हिस्सा शायद कुछ अधूरा सा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि यही सही था। मैं अब समझ चुका था कि कभी कभी हमें अपने रिश्तों को छोड़कर खुद की राह पर चलना पड़ता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई थी और इस सच को मैंने अपनी जिंदगी में उतारा। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन है और मेरा पति विदेश में काम करता है, जिसकी वजह से मैं उसकी गैर मौजूदगी को काफी महसूस करती हूँ। मैं रात भर उसके लिए वीडियो देखती रहती हूँ और मेरी ख्वाहिशें रोज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे पूरा किया जाए। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की ओर गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान है। उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन वह दिखता 22 साल का है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना मैं अपनी जरूरतें उसके साथ पूरी कर लूं। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मेरे पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं हर रात बेचैनी से गुजारती थी और महसूस करती थी कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया।
एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में बुलाने का बहाना बनाया। मैंने खूबसूरत कपड़े पहने और अपने कमरे में बैठ गई। जब उसने मुझे देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे स्पष्ट बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं भी इस काम के लिए बेकरार हूं। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने महसूस किया कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि अपने देवर की इच्छाओं को समझ नहीं सकी। मैंने कहा, ठीक है, फौरन दरवाजा बंद करके आ जाओ। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। फिर उसने मुझे बिस्तर पर, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावटों के बावजूद मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अब तक पूरे नहीं हुए थे और मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायनों में महसूस नहीं किया था। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई, लेकिन मुझे बचपन से ही शादी की ख्वाहिश थी। मैं उन लड़कियों में थी जो कम उम्र में ही वीडियो देखने की आदी हो गई थी। स्कूल और कॉलेज में हम एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाया करती थी, लेकिन उन्हें देखने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आता उसे नापसंद के साथ वापस लौटना पड़ता था और इससे मेरा दिल टूट जाता था। जैसे जैसे मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, वैसे वैसे शादी में देर होती गई। काफी देर तलाश करने के बाद मुझे एक रिश्ता मिला और मैंने तुरंत हामी भर दी। लड़के के परिवार को भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के भीतर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर खुश थी, लेकिन यह खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। उसे वहां ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। जब मैंने सुना कि 1 महीने बाद वह फिर से विदेश चला जाएगा, तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात है? अगर आपको वहीं रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि उसके छोटे भाई बहन हैं और जब तक कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार का भार कम नहीं करता, तब तक घर की जिम्मेदारी उस पर है। घर के कई खर्च हैं जो उसे खुद ही उठाने हैं। उसने बताया, मैं यहाँ रहकर दर्जी का काम करता था, लेकिन लोगों की तरफ से सिलाई का काम नहीं मिलता, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होता। इसी वजह से मैं विदेश चला गया। उसने कहा, मैं वहां इतनी कमाई करता हूं कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें? तो उसने जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां मेरा मकान नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा चलता है। फिर उसने कहा, वह साल में 1 बार ही घर आता है। उसे भी सिर्फ 1 महीने के लिए सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपनी शादी पर गहरा गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी सादगी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने सब्र करने की कोशिश की। मेरे पति की शख्सियत गंभीर थी। न तो उसने मुझसे कभी खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किलों का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र किया। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वो घर के काम करवा सकें। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ और वह विदेश चला गया। मैं फिर से तन्हाई में रह गई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे पति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। सारा दिन गुजरता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता था। रात को बस 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल करता और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे किसी भी मामले में बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ जरूरत की बातें करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हालांकि मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती थी, जिसके नतीजे में मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ खाते थे। मेरा देवर एक समझदार लड़का था जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोरिंग थी और देखते देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में रात को देखी हुई फिल्म के सारे दृश्य घूम रहे थे। मैंने किचन में जाकर कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम करते समय भी वही दृश्य मेरे दिमाग में थे।
मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि वह दृश्य फिर से देखूं। मैं हर चीज से बेफिक्र होकर उन्हें देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो सीधा हो गया और कहा, भाभी, खाना तैयार हो गया है तो जल्दी से रोटी भी बना दीजिए। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं बस बनाने ही लगी थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा, भाभी, शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं। आजकल लाउंज में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। मेरी सास खाना भी उसी कमरे में खाना खा रही थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी सारी हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस तरह की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत बहुत खराब निकली, क्योंकि वह कौन होता था मेरे मोबाइल की जांच करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल एक ओर रख दिया। चाय पीते हुए मेरे देवर मुझसे पूछने लगा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? इस सवाल पर मैं कुछ हिचकिचा गई और मैंने जवाब दिया, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, क्या आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं या रोमांटिक? इस वक्त मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर नापसंद मनाजिर देख चुका था। मैंने खामोशी इख्तियार की तो वह खुद ही कहने लगा, मुझे रोमांटिक फिल्में पसंद हैं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि उसे अंग्रेजी फिल्में बहुत पसंद है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? उसके इस सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वह हंसने लगा और बोला, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं। देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है। इसके अलावा मुझे आप बहुत पसंद हैं। आपके पति ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर विदेश चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है, आप अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लें। मैंने एक रोमांटिक लहजे में अपने देवर को वहां से जाने का कहा। उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना वजह मुझसे बातें करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से ऊंची आवाज लगाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी, इधर आइए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जल्दी इसे लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। मैंने झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी और अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन वह मुझे गौर से देख रहा था, जिससे मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त सांस लेना भी भूल गई। जब उसने मेरे चेहरे के सामने आ रही बालों की लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं अचानक घबराकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? ये तो आपकी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे यह महसूस हुआ कि वह मेरी करीबियों को पाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से बचने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजर मेरी ओर गहराई से देख रही हो। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायजा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं। जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हो रहा है, जिससे मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, लेकिन वह नींद में इतनी ऊंची आवाज में खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं रह सकी। इसलिए मुझे मजबूर होकर अपने कमरे में वापस आना पड़ा।
सुबह नाश्ते के दौरान मेरे देवर ने मुझे मुस्कुराते हुए लगातार देखा। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे उनकी याद आती है। इस पर उसने बोला, फिर तो आपको पूरी रात करवटें बदलनी पड़ती होंगी। भाई की याद में तो आपको नींद नहीं आती होगी। उसके इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर वह वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरी कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह किस तरह की हरकत है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया, तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आते हो? मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपको सोते हुए देखना अच्छा लगता है। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सो रहा है। मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिससे मैं घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, जब मैं कमरे का दरवाजा खोलकर सो रही थी तब ऐसा होना मुमकिन था। तुम्हारे शौहर भी यहाँ नहीं है। उसकी बेबाक बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठती, वह बेशर्म शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही खोल रखा था, अब क्यों इतनी नेक बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैंने तो अपने देवर को छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन यह सच है कि देवर कभी कभी आग की तरह होते हैं और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना काम खत्म किया और मुझसे कहा, अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसने कहा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वही सब किया है। आंखों का गुनाह तो तुम भी करती थी, मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? यह कहकर वह चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगले दिन मैं बिना बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूं। मैंने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आजाद नहीं रखना चाहिए था। इस घटना की शुरुआत उस समय हुई जब मुझे अपने पति के परिवार के लोगों की तरफ से अविश्वास का सामना करना पड़ा। मैं इस हालात से बहुत मायूस हुई। मेरी दोस्त ने सलाह दी कि मैं अपने पति से कहूं कि वह मुझे विदेश बुला ले ताकि मैं वहां नौकरी कर सकूं। मैंने इस सलाह पर अमल किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे विदेश नहीं बुलाएंगे तो मैं तलाक लेने पर मजबूर होंगी। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और मुझे विदेश बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और वापस जाने का इरादा टाल दिया। मेरी जिंदगी में यह बदलाव उस समय आए जब मैंने अपने विचारों को साफ और पाक महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन जल्दबाजी की और अपने मोबाइल से सारी नापसंद सामग्री हटा दी। जब मेरे पति वापस घर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और उनका इंतजार करने का फैसला किया। मेरे पति अकेले घर गए, लेकिन वह वहां सिर्फ एक हफ्ते रहे और फिर जल्दी वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वह वापस लौट आए। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन इस समय मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।